नमस्कार दोस्तों एक टाइम था जब इंडिया के हालात आज के टाइम चल रहे पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे थे। फिर इन दोनों की तरह ही इंडिया डेट ट्रैप में था और वो टाइम था 1990s का। मगर उस टाइम के हमारे चल रहे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के एक फैसले ने ये सब कुछ बदल डाला और वो फैसला था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का। और उस फैसले के बाद इंडिया वही नहीं रुका बल्कि और तरक्की करता चला गया। और उन तरक्की में आज नाम आता है यूपीआई का, जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और आज का जो टाइम चल रहा है वो है डिजिटलाइजेशन और डी डॉलराइजेशन का, क्योंकि डॉलर की जो बढ़ती डिमांड है वो वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। और जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और उसमें यूपीआई की बात ना करें तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आज वर्ल्ड के हर एक कोने में यूपीआई की तारीफ हो रही है, तो इससे यह कहना झूठ नहीं है कि यूपीआई का ग्लोबलाइजेशन अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आज वर्ल्ड के बहुत से कंट्रीज डॉलर को बाईपास करना चाहते हैं और डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए बहुत सी कंट्रीज उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और इन सब को देख के हमारी आरबीआई ने भी रुपीस की ग्लोबलाइजेशन का एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिससे हमारी रुपीस वर्ल्ड लेवल पर स्वीकार की जाएगी। और अभी तक 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया के साथ रुपीस में ट्रेड करना चाहती हैं। और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि आज तक सब कंट्रीज अपना ट्रेड डॉलर में ही करती थी। और इस बात को बूस्ट तब मिला जब ब्रिक्स कंट्रीज ने साथ आकर एक न्यू ग्लोबल करेंसी इंट्रोड्यूस करने की बात कही। और इससे ये बात आती है कि जब यूपीआई एंड इंडियन रुपीस जब ग्लोबल मार्केट में आएंगे तो वो इंडियन डोमिनेटेड फाइनेंस एंड ट्रेड को टक्कर दे पाएंगे क्या। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूपीआई की। यूपीआई जिसे आज हम सब यूज करते हैं और इसे यूज करना बहुत ही ईजी है। आज जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कुछ शॉपिंग करके सीधा पेमेंट करने के लिए सिर्फ अपना मोबाइल निकालते हैं और जो सामने वाले का क्यूआर कोड होता है उसे स्कैन करते हैं और जस्ट कुछ ही सेकंड में हमारा पेमेंट पूरा हो जाता है। और अपनी इसी खूबी के वजह से यूपीआई आज पूरे इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। और अगर हम यूपीआई की स्टार्टिंग की बात करें तो वो होती है 2008 में, जब डिजिटल ट्रांजेक्शन तो दूर बल्कि हमारे कंट्री का मेजर पॉपुलेशन भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में हिस्सा नहीं रखती थी। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमारे आरबीआई ने अपनी एक स्पेशल एजेंसी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई को 2008 में मुंबई में सेटअप किया। और ये वही साल था जब आधार को भी लॉन्च किया गया था इंडिया में। 2011 में इंडिया में एवरेज एक यूजर एक साल में 6 डिजिटल ट्रांजेक्शन करता था। और ये वो टाइम था जब अमेरिका के मास्टर कार्ड एंड वीज़ा हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़ा डोमिनेंस रखते थे। और यह कार्ड सिस्टम अपने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर और हाई ट्रांजेक्शन फीस की वजह से इंडिया के पुअर क्लासेस तक इनकी पहुंच नहीं थी। और इसी को देखते हुए एनपीसीआई ने 2012 में अपना रुपे कार्ड लॉन्च किया। और रुपे कार्ड को लॉन्च करने का एक मकसद यह भी था कि इंडिया में चले आ रहे मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड को ये रिप्लेस करना चाहते थे। अब रुपे कार्ड को लॉन्च करने के बाद बारी आती है रुपे कार्ड को इंडिया के हर एक कोने तक पहुंचाने की। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 2012 में प्रधानमंत्री जन धन योजना को स्टार्ट किया और लोगों के जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खुलवाए। इस योजना के लॉन्च होने के बाद 2015 में बैंक अकाउंट्स के नंबर 125 मिलियन थे और वहीं 2011 में बैंक अकाउंट्स के नंबर 600 मिलियन को भी क्रॉस कर गए। और अब एनपीसीआई ने इन डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया। और उसके लिए एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया अपना यूपीआई। डिमोनेटाइजेशन और जियो के सस्ते इंटरनेट और कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को एक बूस्ट मिल गया। और यह तेजी आज भी नहीं रुकी। और देख के यह शौक होगा कि आज इंडिया में हर सेकंड में 10,000 से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। जनवरी 2011 में यूपीआई के जरिए 8 मिलियन ट्रांजैक्शन किए गए थे, जिनकी टोटल वर्थ $200 बिलियन से भी ज़्यादा थी। और बहुत सी रिपोर्ट्स तो यह भी कहती हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 से पहले इंडिया अपनी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन को टच कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपीआई इतने कम समय में इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। उसके पीछे का रीजन है कि यूपीआई हमें सिक्योर, रिलायबल, फास्टर और इजी ट्रांजैक्शन फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिससे हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और इसकी इसी खूबी के वजह से बहुत से प्लेयर्स मार्केट में आ गए हैं जो हमें यूपीआई के ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये तो बात हो गई डोमेस्टिक मार्केट की, मगर यूपीआई ग्लोबल लेवल पर भी क्या असर दिखाएगा अब उससे की बात करते हैं। मगर वर्ल्ड में पेमेंट सिस्टम की बात करें तो अमेरिका की बहुत बड़े प्लेयर्स मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड अपना डोमिनेंस रखते हैं और अपने ट्रांजैक्शन के लिए ये कस्टमर से बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, जिसे हम एमडीआर कहते हैं यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यह फीस ट्रांजैक्शन फीस के 1 to 3% वेरी करती है। मगर यह सब कुछ इंडिया में अलग है, मगर इसे अलग बनाया गया है।
इंडिया में चल रहे रुपए कार्ड यूपीआई के द्वारा किए जा रहे ट्रांजैक्शन में एमडीआर जीरो है और इसी जीरो ट्रांजैक्शन फीस के वजह से आज इंडिया में मास्टर कार्ड एंड वीजा का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो अमेरिका आईटी में इतना आगे उसके पास ऐसा यूपीआई जैसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका के पास भी यूपीआई जैसे अपने फेडनो, ज़ेले एंड वैनमो जैसे ऐप्स हैं जो कि बिल्कुल यूपीआई की तरह ही है, मगर ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करते जो कि यूपीआई हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। क्योंकि अमेरिका के फेडनो एंड ज़ेले कस्टमर को डायरेक्ट मार्चेंट से ट्रांजेक्शन करने को अलाउ नहीं करते और हमारे इंडिया में डेवलप हुए यूपीआई हमारे कस्टमर्स को डायरेक्ट मार्चेंट से ट्रांजेक्शन करने के लिए अलाउड करता है। यूपीआई ट्रांजेक्शन करने के लिए कस्टमर को सिर्फ उस दुकानदार के मोबाइल नंबर या उसका क्यूआर कोड चाहिए होता है पेमेंट करने के लिए, जो कि फेडनो और ज़ेले प्रोवाइड नहीं करते। मगर सवाल अभी भी वही आता है, क्या यूपीआई ग्लोबल मार्केट में अपना दबदबा बना सकता है और डी-डॉलराइजेशन को प्रमोट कर सकता है? वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो स्विफ्ट नेटवर्क के द्वारा किए जाते हैं और स्विफ्ट के ट्रांजेक्शन अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन फेडरल बैंक के थ्रू होके जाते हैं। इसी के जरिए कभी भी अमेरिका किसी भी कंट्री को फाइनेंशियल आइसोलेट कर सकता है और आज के टाइम स्विफ्ट के जरिए वर्ल्ड में 30 मिलियन ट्रांजेक्शन किए जाते हैं और हर एक ट्रांजेक्शन के लिए सेंट्रल बैंक 25 से 65 डॉलर तक चार्ज करती है। और अगर फाइनेंशियल आइसोलेशन की बात करें तो अभी ये चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर में कैसे अमेरिका ने रशियन इकोनॉमी को क्रैश करने की कोशिश की वो तो हम सब जानते ही हैं। स्विफ्ट के मुकाबले यूपीआई की बात करें तो वो फास्टर और यूजर फ्रेंडली और जीरो फीस ट्रांजैक्शन चार्ज करती है। मगर यूपीआई और स्विफ्ट के टेक्नोलॉजी आइडिया और बेसिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूपीआई को ग्लोबल लेवल पर लाने के लिए इसे और ज़्यादा एडवांस किया जाए, टेक्निकल स्विफ्ट की जाए और इसके बेसिक आइडिया में मॉडिफिकेशन किया जाए तो आने वाले टाइम में ये स्विफ्ट नेटवर्क को भी रिप्लेस कर सकता है।